नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष शैलेंद्र सर की ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः आपका मैं स्वागत करता हूं। और दोस्तों, राजस्थान मॉडल पेपर में रेगुलर आपको हल करा रहा हूं क्योंकि बीएसटीसी की तैयारी करने वाले सभी छात्रों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा ये। इसके अलावा जो स्टूडेंट पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण ये मॉडल्स पेपर रहने वाला है। और ग्राम सेवक और पटवारी और रीट की तैयारी करने वाले सभी छात्रों के लिए तो बहुत शानदार हेल्पफुल ये हमारा मॉडल पेपर रहेगा। तो दोस्तों, हमारा प्रश्न ये दे रखा है कि राजस्थान का जब दूसरा एकीकरण हुआ था तो उसकी राजधानी क्या रखी गई थी। ऑप्शन दे रखा है अलवर, कोटा, उदयपुर और जयपुर। अगर आपको इस प्रश्न का सही जवाब आता है तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और देखिएगा, यहाँ से मैं बहुत कुछ आपको समझाऊंगा, बहुत कुछ सिखाऊंगा। सबसे पहले आप इस प्रश्न का जवाब दे दीजिएगा। जिन मेरे प्यारे लाडला और लाडली को अगर इस क्वेश्चन का जवाब आ रहा है तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं। हमारा क्वेश्चन दे रखा है, राजस्थान के दूसरे चरण का जब एकीकरण हुआ था। आपको पता होगा राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा कंप्लीट हुआ था। और इस प्रकार जब पहला चरण का एकीकरण हो गया था उसकी राजधानी क्या थी, दूसरा चरण का एकीकरण हो गया उसकी राजधानी क्या थी, तीसरा चरण का एकीकरण हो गया उसकी राजधानी क्या थी, और चौथा चरण का एकीकरण हुआ था उसकी राजधानी क्या थी। ये राजधानी आपको याद होना बहुत ज़रूरी है और उससे संबंधित प्रश्न बनते हैं वो भी आपको मैं यहाँ पर सबको समझाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिएगा और अगर आपको इस प्रश्न का सही जवाब आ रहा है तो बिल्कुल आप कमेंट कर दीजिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं क्लास को। चलिए दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न क्या दे रखा है उसको सुनिएगा। राजस्थान के दूसरे चरण का जब एकीकरण हुआ था तो उसकी राजधानी क्या थी। दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं, जब राजस्थान का दूसरा चरण का एकीकरण हुआ था तो उसकी राजधानी थी कोटा। तो आपको ध्यान रखना होगा, दूसरे चरण की राजधानी कोटा थी। दूसरे चरण की राजधानी कोटा थी। कौन सी थी? कोटा। अब देखिएगा, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट समझा। तो फिर अलवर कौन सी राजधानी थी? अलवर कौन से चरण की राजधानी थी? तो राजस्थान का जब एकीकरण हो रहा था तो प्रथम चरण का जब एकीकरण हुआ था उसकी राजधानी थी अलवर। यानी प्रथम चरण के एकीकरण की राजधानी थी अलवर। दूसरे चरण की राजधानी कौन सी रखी थी? दूसरे चरण की जो राजधानी रखी थी वो कोटा रखी थी। अगर अपन बात करते हैं तीसरे चरण की, तो तीसरे चरण की जो राजधानी थी वो उदयपुर थी और चौथे चरण की जो राजधानी थी वो अपने पास थी जयपुर। तो आपको मैंने 4 चरणों की राजधानी एक साथ यहाँ बता दी है। पहले चरण की राजधानी अलवर, दूसरे चरण की राजधानी कोटा, तीसरे चरण की राजधानी उदयपुर और चौथे चरण की राजधानी जयपुर। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से बहुत शानदार प्रश्न आपको बनने वाला है। आपको पता होगा अभी अपन 2 चरण पढ़ रहे हैं, ये दूसरा चरण आपके सामने मैं बता रहा हूँ। प्रथम चरण का जो नाम था जब एकीकरण हो रहा था तो प्रथम चरण का एकीकरण हुआ था। प्रथम चरण का एकीकरण, उसका नाम क्या था? कई बार ये प्रश्न पूछ ले तो क्या जवाब करोगे? प्रथम चरण का जब एकीकरण हुआ था उसका नाम रखा गया था मत्स्य संघ। उसका नाम रखा था मत्स्य संघ। कई बार क्वेश्चन आता है कि प्रथम चरण का जब एकीकरण हुआ था उसका नाम क्या रखा गया था। दोस्तों, आपको पता होगा अगर अपन बात करते दूसरे चरण की, तो दूसरे चरण का जो एकीकरण हुआ था, दूसरे चरण का जो एकीकरण का नाम रखा गया था, आपको पता होगा इसका नाम रखा गया था राजस्थान संघ। दूसरे चरण का जो एकीकरण हुआ था उसका नाम रखा गया था राजस्थान संघ। क्लियर हो गया? तो दूसरे चरण का जो एकीकरण हुआ था उसका नाम रखा गया था राजस्थान संघ। आपको ध्यान रखना होगा, दूसरे चरण का एकीकरण हुआ था उसका नाम रखा गया था राजस्थान संघ, या इसको बोलते हैं पूर्वी राजस्थान संघ या पूर्वी राजस्थान संघ, ये इसका नाम रखा गया था। पहले चरण का एकीकरण हुआ था 18 मार्च 1948 को, नाम रखा गया था मत्स्य संघ। दूसरे चरण का जो एकीकरण हुआ था वो हुआ था 25 मार्च 1948। बिल्कुल, आपसे एक और जानकारी याद रखना, पहले चरण का जो एकीकरण हुआ था वो हुआ था 18 मार्च 1948 को। कब हुआ था? 18 मार्च 1948 को। और दूसरे चरण का जो एकीकरण हुआ था वो हुआ था 25 मार्च 1948 को। 25 मार्च 1948 को दूसरे चरण का एकीकरण हुआ था। क्लियर हो गया? दूसरे चरण के एकीकरण की राजधानी कौन थी? कोटा थी। अब देखिएगा, मैं और आपको चीज बताता हूं। दूसरे चरण के राज प्रमुख, बिल्कुल, जब राजस्थान का दूसरे चरण का एकीकरण हुआ था
उस समय राज प्रमुख किसको बनाया गया था? तो उस समय राज प्रमुख बनाया गया था भीम सिंह को। किसको बनाया गया था? भीम सिंह को बनाया गया था, महाराज भीम सिंह को बनाया था। कहाँ के थे ये भैया? कोटा के थे। कहाँ के थे? कोटा के। तो क्वेश्चन बन सकता है कि दूसरे चरण का जब एकीकरण किया गया था उस समय राज प्रमुख किसको बनाया था? भीम सिंह को बनाया था। एक और प्रश्न बनता है, उपराज प्रमुख किसको बनाया गया था? उपराज प्रमुख किसको बनाया गया था? तो अगर आपसे पूछ ले प्रश्न कि दूसरे चरण का जब एकीकरण हुआ था उसके राज प्रमुखों ने, तो भीम सिंह को राइट करना होगा, कोटा को। और उपराज प्रमुख किसको बनाया था? उपराज प्रमुख बनाया था लक्ष्मण सिंह को। ये कहाँ के थे? ये थे भैया डूंगरपुर के। कहाँ के थे? डूंगरपुर के। तो ये आप ध्यान रखना, राज प्रमुख बोले तो आपको भीम सिंह को राइट करना है, उपराज प्रमुख बोले तो लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर को राइट करना है। बिल्कुल। दूसरे चरण के एकीकरण के प्रधानमंत्री, दूसरे चरण के एकीकरण के प्रधानमंत्री कई बार प्रश्न पूछा गया है। दूसरे चरण के एकीकरण के प्रधानमंत्री कौन थे भैया? दूसरे चरण के एकीकरण के प्रधानमंत्री थे गोकुल लाल आसावा। कौन थे? गोकुल लाल आसावा। कहाँ के रहने वाले थे? ये शाहपुरा के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? ये शाहपुरा के रहने वाले थे। क्लियर हो गया? तो काफ़ी महत्वपूर्ण मैंने आपको जानकारी दे दी है। आप देखिए, आप सबसे पहले इसकी कॉपी कर लीजिएगा। देखिए, मैं आपको एक एक चीज़ समझाने की कोशिश करूंगा और इसका आपके सामने एक ट्रिक भी बताऊंगा, जिससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि दूसरा चरण का जब एकीकरण हुआ था उसमें कौन कौन सी रियासत को शामिल किया गया और कौन कौन से ठिकाने को शामिल किया गया। यहाँ पर भी सब कुछ क्लियर कराऊंगा, लेकिन सबसे पहले देखिए, राजस्थान के दूसरे चरण का जब एकीकरण हुआ था उस समय राजधानी कौन सी थी? उस समय राजधानी थी कोटा। कौन सी राजधानी थी? कोटा। राजस्थान का दूसरा चरण का एकीकरण कब हुआ था? राजस्थान के दूसरे चरण का जो एकीकरण हुआ था वो हुआ था 25 मार्च 1948 को। तो फिर पहले चरण का एकीकरण कब हुआ था? तो प्रथम चरण का एकीकरण हुआ था 18 मार्च 1948 को। प्रथम चरण के एकीकरण के समय उसका नाम क्या रखा गया था? प्रथम चरण का जब एकीकरण हुआ था उस समय उसका नाम मत्स्य संघ रखा गया था, और दूसरे चरण का जब एकीकरण हुआ था उसका नाम रखा था राजस्थान संघ या पूर्वी राजस्थान संघ। क्लियर हो गया? चलिए, दूसरे चरण के राज प्रमुख किसको बनाया गया था? दूसरे चरण के राज प्रमुख भीम सिंह को बनाया गया था। कोटा के शासक थे भीम सिंह, उनको दूसरे चरण का राज प्रमुख बनाया गया था। उपराज प्रमुख किसको बनाया था? उपराज प्रमुख लक्ष्मण सिंह को बनाया गया था, डूंगरपुर निवासी थे। चलिए, दूसरे चरण के एकीकरण के समय प्रधानमंत्री तो कौन थे? प्रधानमंत्री थे गोकुल लाल आसावा, शाहपुरा के। क्लियर हो गया? चलो, यहाँ तक कॉपी कर लीजिए। एक बार आप यहाँ तक कॉपी कर लीजिएगा, ताकि इससे संबंधित जो प्रश्न में और समझाने की कोशिश करूंगा। या तो आप इसकी कॉपी कर लीजिएगा या फिर इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में चाहे तो आप इसको उतार सकते हैं। क्लियर हो गया? आ गया सभी को समझ में? चलिए, अब इससे संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न है जो मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो देखिए, चलो, और इससे संबंधित कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे। अब देखिए, एक प्रश्न बनता है कि दूसरे चरण का उद्घाटन कौन से दुर्ग में किया गया था? दूसरे चरण का उद्घाटन कौन से दुर्ग में किया गया था? तो दोस्तों, आपको याद रखना है, दूसरे चरण का जो उद्घाटन है वो कोटा दुर्ग में किया गया था। कौन से दुर्ग में किया गया था? कोटा दुर्ग में। और उद्घाटनकर्ता कौन थे, ये अगर आपसे पूछ ले तो ये प्रश्न का भी जवाब देना बहुत जरूरी है। उद्घाटनकर्ता, और उद्घाटनकर्ता कौन थे भैया? उद्घाटनकर्ता की अगर अपन बात करते हैं तो वो आता है N.B. गॉडगिल। दूसरे चरण के उद्घाटनकर्ता की बात कर ले, दूसरे चरण के उद्घाटनकर्ता की बात कर ले तो N.B. गॉडगिल है। चलिए, अब अपन बात करते हैं कि दूसरे चरण में कौन कौन सी रियासत थी। दूसरे चरण में शामिल रियासत। चलिए भैया, अपन बात करते हैं दूसरे चरण में कौन कौन सी रियासत शामिल थी, उनके बारे में आपको एक ट्रिक बताता हूं। इस ट्रिक से सब कुछ आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। इसका ट्रिक आपको याद रखना है कि डूंजा बाबा ने कोफ्ता खाया। किशनगढ़ की
शान पर कुशलगढ़ ठिकाने पर। बिल्कुल, ये आपको लैंग्वेज अगर याद रह गई तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। दूसरे चरण में कौन कौन सी रियासत शामिल की गई, कौन कौन से ठिकाने थे, सब कुछ इस टॉपिक में आपको समझ में आ जाएगा। डूंझा बाबा ने कोफ्ता खाया किशनगढ़ की शान पर कुशलगढ़ ठिकाने पर। ठीक है, कुशलगढ़ ठिकाने में। ठीक है, आप चाहो तो इसे मैं कर लो कुशलगढ़ ठिकाने में, ताकि लैंग्वेज अच्छा बन जाता है। चलिए अब अपन यहां से निकालते कौन कौन था। डू का मतलब यहां पर है भैया डूंगरपुर। डू का मतलब यहां पर है डूंगरपुर, यानी दूसरे चरण में शामिल जो रियासत थी डूंगरपुर थी। जा का मतलब यहां पर निकल रहा है हमारे पास में झालावाड़। क्या निकल रहा है हमारे पास, दूसरी रियासत में शामिल थी झालावाड़। दूसरी रियासत से जा का मतलब झालावाड़। चलिए बा का मतलब यहां पर निकल रहा है बांसवाड़ा। क्या निकल रहा है हमारे पास में, बांसवाड़ा। और इस दूसरे बात से मतलब मैं ले रहा हूं यहां पर बूंदी। क्या ले रहा हूं मैं, आप चाहो तो इसको डूंजा बाबू भी कह सकते हैं, आप चाहो तो इसे डूंजा बाबू भी कह सकते हैं, ताकि बिल्कुल और क्लियर समझ में आएगा। डूंजा बाबू ने कोफ्ता खाया, डूंजा बाबू ने कोफ्ता खाया किशनगढ़ की शान पर कुशलगढ़ ठिकाने में। तो बास से बांसवाड़ा, बू से बूंदी, को से हमारे पास आ जाएगा कोटा, को से हमारे पास आ जाएगा कोटा। और देखिए अब पता की बात करते हैं तो यहां पर आ जाएगा प्रतापगढ़, यहां पर आ जाएगा प्रतापगढ़। और लास्ट में इस ता को अपन टॉ पढ़ना है, यानी टोक। बिल्कुल, चलिए किशनगढ़, बिल्कुल किशनगढ़ ऐसा कैसा आ जाएगा। और शान का मतलब यहां पर है शाहपुरा, शान का मतलब यहां पर है शाहपुरा। काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी जब राजस्थान का दूसरा चरण का एकीकरण हुआ था उसमें 9 रियासत शामिल थी और एक ठिकाना था। 9 रियासत और एक ठिकाना। अब एक ठिकाना वो कौन सा बचा है, उसका भी आपको यहां दिखिए, यहां लिखा गया कुशलगढ़ लिखा हुआ ना, तो वो जो ठिकाना है एक है वो है कुशलगढ़। कौन सा भैया, कुशलगढ़। तो क्लियर हो गया, आ गया समझ में दोस्तों। उम्मीद तो मैं करता हूं कि ये आपको सब कुछ क्लियर समझ में आ गया होगा ना। चलिए मैं एक बार पुनः रिवाइज कर देता हूं। हमारा ये प्रश्न ये था कि राजस्थान के दूसरे चरण का जब एकीकरण किया गया था उस समय उसकी राजधानी कौन सी थी। तो हमारे प्रश्न का जवाब है अलवर प्रथम चरण की राजधानी है, कोटा दूसरे चरण की, तो यहाँ पर कोटा को राइट करना पड़ेगा। उदयपुर तीसरे चरण की राजधानी थी और जयपुर चौथे चरण की राजधानी थी। ठीक है, अब दूसरे चरण का उद्घाटन किसने किया था, दूसरे चरण का जो उद्घाटन किया था वो एन.बी. गॉडगिल ने किया था। कहां पर किया था, कोटा दुर्ग में किया था। क्लियर हो गया। चलिए दूसरे चरण में शामिल रियासत कौन कौन सी है, उसमें डूंजा बाबू ने कोफ्ता खाया किशनगढ़ की शान पर कुशलगढ़ ठिकाने में। तो ये अगर आपको लैंग्वेज याद रह गई तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। डूंगरपुर, जा का मतलब झालावाड़, बा का मतलब बांसवाड़ा, बू का मतलब बूंदी, को का मतलब कोटा, पै का मतलब प्रतापगढ़, टा यहाँ पर ता और टा का स्वर है टोक, फिर किशनगढ़ और शाहपुरा और उसके बाद कुशलगढ़ ठिकाना। क्लियर हो गया। चलिए साथियों इसकी आप कॉपी कर लीजिएगा ताकि मैं आपके सामने प्रश्न संख्या 2 लेकर आ जाऊं। चलिए साथियों आपके सामने प्रश्न संख्या 2 में स्क्रीन पर लेकर आ गया हूं। आप सबसे पहले इस प्रश्न की कॉपी कर लीजिएगा और अगर आपको इस क्वेश्चन का सही जवाब आता है तो बिल्कुल आप कमेंट कर दीजिएगा। हमारा क्वेश्चन दे रखा है, बिल्कुल आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। राजस्थान सरकार की पहली वन नीति, राजस्थान सरकार की पहली वन नीति को कब अनुमोदित किया गया था। ऑप्शन आपके सामने बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है। पहला ऑप्शन दे रखा मार्च 2011 में, दूसरा ऑप्शन दे रखा फरवरी 2010 में, तीसरा ऑप्शन दे रखा अप्रैल 2009 में, चौथा ऑप्शन दे रखा दिसंबर 2016 में। साथियों इस प्रश्न को एक बार पुनः में रिवाइज करा रहा हूं आपके सामने, आप ध्यानपूर्वक सुन लीजिएगा। उसके बाद मैं आपको समय दूंगा, आप इसकी कॉपी कर लीजिएगा और फिर मैं वापस में इसके बारे में सब कुछ जानकारी दूंगा। क्वेश्चन है कि राजस्थान सरकार की पहली वन नीति, राजस्थान सरकार की पहली वन नीति को कब अनुमोदित किया गया था। ये प्रश्न कहां पर आ चुका है मैं आपको बता देता हूं। आरएस का पेपर था 2016 में, ये प्रश्न आ चुका है और इसके अलावा सेकंड ग्रेड का पेपर था 2011 में। तो आरएस एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है 2016 में और सेकंड ग्रेड का जो पेपर था उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था 2011 में। ठीक है, चलिए अब आपके सामने ये पूरा प्रश्न नजर आ रहा है। अगर आपको इस क्वेश्चन का जवाब आता है तो बिल्कुल कमेंट कर दीजिएगा, आप इसकी कॉपी जरूर कर सकते हैं। बिल्कुल स्क्रीन पर नजर आ रहा है
राजस्थान सरकार की पहली वन नीति को कब अनुमोदित किया गया था? मार्च 2011, फरवरी 2010, अप्रैल 2009 और उसके बाद रखा है दिसंबर 2016। अगर दोस्तों आपको इस प्रश्न का जवाब आता है तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं जी। चलिए दोस्तों, हम यहाँ पर इस प्रश्न का जवाब लेकर आ गए हैं। मैं उम्मीद तो करता हूँ कि जिन मेरे लाडला और लाडली को इस क्वेश्चन का जवाब आ रहा होगा, बिल्कुल आप कमेंट करने की कोशिश की होगी। अगर अपन बात करते हैं राजस्थान सरकार की, तो राजस्थान सरकार की पहली वन नीति, बिल्कुल यहाँ पर मैं आपको क्लियर करके बता रहा हूँ, राजस्थान सरकार की पहली वन नीति घोषित की गई थी 8 फरवरी 2010 को। बहुत इंपॉर्टेंट है, राजस्थान सरकार की जो पहली वन नीति थी वो उद्घोषित की गई थी, अनुमोदित की गई थी 8 फरवरी 2010 को। तो यहां पर आपको कौन सा ऑप्शन को राइट करना होगा? यहां पर आपको बी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा। ये बात तो आपको क्लियर हो चुकी है। चलिए दोस्तों, अब इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनकी अपन थोड़ा मैं आपको एनालाइज करा देता हूं, ताकि एग्जाम में वो प्रश्न बनते हैं तो आपके बिल्कुल भी मिस नहीं रहे। ठीक है, सबसे पहले अपन कौन सा प्रश्न बन सकता है उसके बारे में अपन बात करते हैं। हम बात ये करते हैं आपके सामने कि हमारा प्रश्न ये बनता है कि स्वतंत्रता के बाद भारत में वन नीति को कब अपनाया गया था? तो दोस्तों आपको पहला पॉइंट ये याद रखना है कि स्वतंत्रता के बाद देश में 1952 में वन नीति को अपनाया गया था। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये प्रश्न बनता भी है और यहां मैंने आपको करा दिया कि स्वतंत्रता के बाद अगर अपन देश की बात करते हैं तो देश में 1952 के अंदर वन नीति को अपनाया गया था। चलिए दोस्तों, अब आगे प्रश्न क्या बन सकता है? आगे प्रश्न ये बन सकता है कि इसमें संशोधन कब किया? तो दोस्तों देखिए, 1952 में अपनाया गया था, 1988 में इसमें संशोधन किया गया था। 1988 में इसमें संशोधन किया और ये बताया गया कि देश के अंदर 33% वन रहना अनिवार्य है। बिल्कुल, अब यहां से बहुत सारे प्रश्न आपको क्लियर कराएंगे। हमारा पहला प्रश्न तो यह बन गया कि पहली वन नीति को कब घोषित किया गया था? पहली वन नीति को 8 फरवरी 2010 को घोषित किया गया था। ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। उसके बाद है कि स्वतंत्रता के बाद देश में 1952 में वन नीति को अपनाया गया था, 1988 में इसमें संशोधन किया जाता है और संशोधन के बाद ये निर्णय लिया जाता है कि देश के अंदर जितना क्षेत्रफल है उसमें से 33% पर वन होना अनिवार्य है। क्लियर हो गया? आगे समझ में? चलिए अपन अगर बात कर लेते हैं हमारे राजस्थान की, तो दोस्तों अपन बात करते हैं यहाँ पर, इसको कॉपी कर लिया आपने? चलो मैं कॉपी, इसको कर लीजिए आप कॉपी, उसके बाद यहाँ मिटाकर समझा रहा हूँ मैं, कॉपी कर लो। कर लिया? चलो अब देखिए, इससे संबंधित जो और महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो मैं बता देता हूँ। अगर हम बात करते हैं हमारे राजस्थान की, अगर हम राजस्थान रियासत की बात करते हैं तो राजस्थान के अंदर सर्वप्रथम जोधपुर रियासत ने वन नीति को अपनाया था। बिल्कुल, राजस्थान में सबसे पहले जोधपुर रियासत में राजा महाराजा 1900 के समय की बात है, 1910 में। ठीक है, तो राजस्थान के अंदर सर्वप्रथम जोधपुर रियासत में वन नीति को अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 1910 में अपनाया गया था। अब दोस्तों इसके बाद जो वन नीति को अपनाया गया था वो अलवर रियासत में अपनाया गया था 1935 में। तो राजस्थान के अंदर सर्वप्रथम जोधपुर रियासत में वन नीति को अपनाया गया था और उसके बाद अलवर रियासत में 1935 को वन नीति अपनाई गई थी। क्लियर हो गया? चलिए कॉपी कर लीजिएगा, जल्दी से कॉपी कर लो। अब दोस्तों अगर अपन बात करते हैं अंग्रेजों के शासनकाल में, तो अंग्रेजों शासनकाल की बात करें तो भारत के अंदर लॉर्ड डलहौजी ने 1855 में भारत के अंदर लॉर्ड डलहौजी ने
1855 में वन नीति को लागू किया था। भारत के अंदर लॉर्ड डलहौजी ने 1855 में वन नीति को लागू किया और ये बताया था कि देश के अंदर सभी राज्यों के अंदर जितनी भी इमारती लकड़ी है, जितनी भी इमारती लकड़ी है, उन सब पर सरकार का अधिकार रहेगा, उन सब पर सरकार का अधिकार रहेगा। ये लॉर्ड डलहौजी की वन नीति थी जो उन्होंने 1855 में घोषित की थी। यहाँ से भी कई बार प्रश्न बनता है। तो लॉर्ड डलहौजी ने 1855 में एक वन नीति लागू की जिसके तहत ये बताया गया कि भारत के सभी राज्यों में इमारती जो लकड़ी होगी वो सारी की सारी किसकी होगी? सरकार की होगी। उस पर सरकार का अधिकार होगा, उस लकड़ी को कोई भी नहीं काट सकता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा 1894 के अंदर देश के अंदर ब्रिटिश शासनकाल के अंदर पहली बार वन नीति की घोषणा की गई थी। तो कई बार प्रश्न ये भी बन सकता है कि ब्रिटिश शासनकाल में वन नीति की घोषणा कब की गई थी? तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा 1894 में। 1894 के अंदर ब्रिटिश शासनकाल में पहली बार भारत के अंदर वन नीति की घोषणा की गई थी। कॉपी कर लीजिए आप जल्दी से, बता रहा हूं, काफी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। देखिए और जानकारी क्या निकल कर सामने आती है, वो बता रहा हूं। 42वां संविधान संशोधन किया गया 1976। 42वां संविधान संशोधन किया गया 1976 और इसके तहत क्या किया था? वनों को राज्य सूची से हटाया गया और समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। तो कई बार ये प्रश्न भी आ सकता है कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत वनों को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया। समवर्ती सूची में शामिल किया। समवर्ती सूची में शामिल किया गया। बिल्कुल। अब दोस्तों एक और चीज आपको ध्यान रखना होगा, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान बिल्कुल कहाँ पर स्थित है? देहरादून में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? देहरादून में स्थित है। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान अगर आपसे पूछ ले तो कहाँ पर स्थित है? देहरादून में। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1981 में की गई थी। केंद्रीय वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत भारत के अंदर केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब की गई थी? देहरादून में की गई थी 1981 में। अब दोस्तों एक और प्रश्न क्या बन सकता है? एक प्रश्न ये बन सकता है कि राजस्थान में वन विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि राजस्थान में वन विभाग की स्थापना 1949-50 में की गई थी और इसका मुख्यालय कहां पर रखा गया? इसका जो मुख्यालय रखा गया था वो जयपुर में रखा गया था। कहां पर रखा गया था? जयपुर में रखा गया था। क्लियर हो गया? तो ये जानकारी काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। आपको मैं उम्मीद तो करता हूं कि ये जानकारी आपसे को काफी अच्छी लगी होगी। तो बिल्कुल आप कॉपी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अपन बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 3 की। लेकिन एक बार मैं पुनः आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि 42वां संविधान संशोधन 1976 को किया गया और 1976 के तहत वनों को राज्य सूची से हटाया गया और समवर्ती सूची में शामिल किया गया। ठीक है। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहां पर है? देहरादून में। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1981 में की गई थी। केंद्रीय वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? कौन से अधिनियम के तहत की गई थी? 1980 के तहत की गई थी। चलो, राजस्थान में वन विभाग स्थापना कब की गई थी? राजस्थान के अंदर वन विभाग की जो स्थापना है 1949 में की गई थी और इसका मुख्यालय कहां पर बनाया गया था? जयपुर में बनाया गया था। क्लियर हो गया? चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 3 की।
चलिए साथियों, हम बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 3 की। तीसरा प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये आया हुआ है कहाँ पर, पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम था 2013 में। ये जो प्रश्न आया है भैया, ये आया है पुलिस कांस्टेबल का पेपर हुआ था 2013 में, ये प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न ये कह रहा है कि किस वृक्ष के पत्तों की बीड़ी बनाई जाती है। कौन से वृक्ष है जिनके पत्तों की बीड़ी बनाई जाती है। ऑप्शन है बीड़, बी ऑप्शन है ढाक, सी ऑप्शन है तेंदुआ, डी ऑप्शन है आंवला। तो दोस्तों आपको याद रखना पड़ेगा, आपको याद रखना पड़ेगा कि राजस्थान के अंदर जो बीड़ी बनाई जाती है, राजस्थान के अंदर जो बीड़ी बनाई जाती है उसमें कौन से पत्ते का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें तेंदुआ का पत्ते का इस्तेमाल किया जाता है। कौन से पत्ते का इस्तेमाल किया जाता है, तेंदुआ का पत्ते का इस्तेमाल किया जाता है। पुलिस कांस्टेबल का पेपर था, उसके अंदर ये प्रश्न आ चुका है। तेंदुआ का पत्ता भी बोल सकते हैं या इसको तेंदू का पत्ता भी कह सकते हैं। तो विशेष कर ध्यान रखना, जल्दी से आप कॉपी कर लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल बागड़ क्षेत्र में इसे टिमरू के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल, तो याद रखना, बागड़ क्षेत्र में इस पत्ते को बागड़ क्षेत्र में इस पत्ते को टीमरू के नाम से भी जाना जाता है। बागड़ क्षेत्र में इस पत्ते को किस नाम से जाना जाता है, ये अगर आपसे प्रश्न पूछ ले तो आपको याद रखना पड़ेगा टीमुरे के नाम से, टीमरू या टिमरू के नाम से भी जाना जाता है। तेंदु वृक्ष की पत्तियों से क्या बनाई जाती है, बीड़ी बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है, बीड़ी बनाई जाती है। ये कहाँ पर मिलता है, राजस्थान के अंदर कहाँ पर ये मिलता है। तो अगर राजस्थान की बात करें तो ये उदयपुर में मिलता है, इसके अलावा झालावाड़ में मिलता है, इसके अलावा बांसवाड़ा में मिलता है। कहाँ मिलता है, बांसवाड़ा में। और इसके अलावा चित्तौड़गढ़ में भी ये पत्ता पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, राजस्थान में ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, राजस्थान में उदयपुर में पाया जाता है, झालावाड़ में पाया जाता है, बांसवाड़ा में पाया जाता है और चित्तौड़गढ़ में पाया जाता है। आपको पता होगा राजस्थान में जो तेंदुआ का पत्ता है उसका 50% जो उपयोग है वो बीड़ी बनाने के रूप में राजस्थान में ही कर लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको किस ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको सी ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा। क्लियर हो गया। चलिए साथियों, बात करते हैं प्रश्न संख्या 4 और प्रश्न संख्या 5 की। चलिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 4 की। चौथा प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि उदयपुर में कौन से वृक्ष को जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न आया था आरएस प्री का पेपर था 2009 में, आरएस प्री का पेपर था 2009 में, ये प्रश्न आ चुका है। अगला प्रश्न 5वां है, सूक्ष्म वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। ये प्रश्न आया है, पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा थी 2013 में। तो पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा थी 2013 में, ये प्रश्न पूछा गया था। और आरएस प्री का पेपर था 2009 में, जंगल की ज्वाला नाम से किसे जाना जाता है, ये प्रश्न पूछा गया था। अगर आपको इन दोनों प्रश्नों के जवाब आते हैं तो बिल्कुल आप कमेंट कर दीजिएगा, और नहीं आते हैं तो आप सुन लीजिएगा, मैं आपको सबको समझाने की कोशिश करूंगा। हमारा प्रश्न चौथा है कि उदयपुर में कौन से वृक्ष को जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है। उदयपुर में कौन से वृक्ष को जंगल की ज्वाला के नाम से जाना जाता है, सागवान, खेजड़ी, प्लास और नीम। तो दोस्तों आपको चौथे प्रश्न का सही आंसर राइट करना पड़ेगा प्लास को। बिल्कुल, उदयपुर के अंदर जो प्लास के वृक्ष होते हैं जिनको स्थानीय भाषा में ढाक भी कहते हैं, क्या कहते हैं, ढाक, इनको जंगल की ज्वाला के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों याद रखना, जितने भी दोने पत्तल बनते हैं वो सारे के सारे इस वृक्ष के पत्तों से बनते हैं। ठीक है, इसके अलावा रंगाई पुताई करने की जो कूची आती है जिससे रंगाई पुताई करते हैं ना, वो भी इनके प्लास के रेशों से बनती है। इसके अलावा प्लास का जो वृक्ष होता है इस पर क्या होता है, इसके जो फूल खिलते हैं, इसके जो फूल खिलते हैं इस पर जो फूल खिलते हैं फाल्गुन के महीने में खिलते हैं, यानी होली वाला जो महीना होता है उसमें खिलते हैं। और उन्हीं फूलों को अगर अपन पानी के अंदर डालते हैं, गला देते हैं, तो कुदरती हमें केसरिया रंग प्राप्त होता है जो होली खेलने के रूप में काम आता है, रंग गुलाल के रूप में। ठीक है, अगला प्रश्न है, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। पुलिस कांस्टेबल का पेपर था 2013 में, ये पूछा गया था, तो हमें यहाँ पर जवाब करना पड़ेगा जोधपुर को। किसको जवाब करना पड़ेगा, जोधपुर को।
तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा क्विज कैसा लगा है इसके बारे में आप कमेंट कर दीजिएगा। और इसी प्रकार के लेटेस्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर नए नए आए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। घंटे वाले बेल आइकन को इम्प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। उससे क्या होगा, हम जितने भी वीडियो अपडेट करेंगे उन सबका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहेगा और आपकी तैयारी घर बैठे बहुत अच्छे माध्यम से मैं कराता रहूँगा। तो दोस्तों, आज के लिए तो बस इतना ही साथियों, लेकिन अगला वीडियो मैं आपके सामने गणित का लेकर आ रहा हूँ, आप उसे बिल्कुल मिस नहीं करें। आज